Hello friends, myself Amit Kumar, Assistant Professor Chemistry from BCS Government PG College Zamtari। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइसैकेराइड पर, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था सुक्रोज के ऊपर। आज हम वीडियो बना रहे हैं बचे हुए दो डाइसैकेराइड पर, जो कि है माल्टोज और लैक्टोज। लेट अस स्टार्ट। सेकंड, माल्टोज। माल्टोज भी डाइसैकेराइड ही है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये जो माल्टोज है वो माल्ट से बनाया जाता है, इसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर भी हुआ है। माल्ट मतलब स्टार्च। स्टार्च से इसको बनाया जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। स्टार्च का फॉर्मूला होता है जैसे कि C6H10O5N10। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम इसके प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमको मिलता है C12H22O11 माल्टोज। इसको अगर संतुलित करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा n टाइम्स और ये भी हमको मिलेगा n टाइम्स। तो ये इस प्रकार से हमको स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो हमको ये माल्टोज मिलता है। माल्टोज जो है इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि माल्टोज का जो यूज किया जाता है वो होता है, एक तो बियर के टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज और किया जाता है होम्योपैथिक और बायोकेमिकल ड्रग्स में मीडियम के रूप में इसका यूज किया जाता है। सिल्वर मिरर को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस भी हैं। तो माल्टोज के बारे में आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर माल्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो ये जो माल्टोज जो डाइसैकेराइड है वो मिलकर बना हुआ है दो मोनोसैकेराइड यूनिट से, जो कि होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। कहने का मतलब जब कभी भी C12H22O11 माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको 2 यूनिट मिलता है C6H12O6 का, जिसमें से एक यूनिट जो होता है वो होता है ग्लूकोज और दूसरा जो होता है वो भी होता है ग्लूकोज। दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। कहने का मतलब एक जैसे 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर ये बना हुआ रहता है माल्टोज। तो इसी के आधार पर हम इसके स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है माल्टोज। तो इसके हेरोल्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस ड्रॉ। जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होता है इसका स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक उसी तरीके से दूसरा मोनोमेरिक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, सेम होगा। ये भी है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर किया जाता है अल्फा और बीटा के रूप में, वो उसमें देखा जाता है कि एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लास्ट असिमेट्रिक कार्बन नंबर 5 से जुड़े हुए CH2OH के सापेक्ष अलग प्लेन में होता है। अगर ये अलग अलग प्लेन में है तो ये होता है अल्फा, ठीक है। अगर ये उसी प्लेन में होता तो ये कहलाता बीटा। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्लेन में है तो ये अल्फा फॉर्म में है। इस प्रकार से ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक उसी तरीके से ये भी है अल्फा डी ग्लूकोज, सेम स्ट्रक्चर है। जब इन दोनों में से यहाँ पर जब लिंकेज होता है 1,4 टाइप का,
पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जब कभी डाइसैकेराइड फॉर्मेशन होता है तो इसमें दो टाइप के लिंकेज होते हैं। एक होता है 1-2 लिंकेज जिसमें हमने डिस्कस किया था सुक्रोज के लिए। यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो होता है 1-4 लिंकेज। कहने का मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करता है, मतलब एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें से एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का पार्टिसिपेट करता है कार्बन नंबर 4। इसके हिसाब से देख सकते हैं 2, 3 और ये 4। तो ये वाला कार्बन नंबर 4 जो है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करेगा 1-4 लिंकेज में। तो माल्टोज में 1-4 लिंकेज होता है। तो यहाँ पास कार्बन नंबर 1 एक मोनोमेरिक यूनिट का और कार्बन नंबर 4 दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का आपस में एलिमिनेट करते हैं H2O मॉलिक्यूल और दोनों एक दूसरे के साथ में एक ऑक्साइड ब्रिजिंग के थ्रू जुड़ जाता है, जिसको हम जानते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ ये स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो होता है वो इस ऑक्साइड ब्रिजिंग के थ्रू या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल माल्टोज का। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर। तो इसी के आधार पर इसका केमिकल नोमेनक्लेचर भी किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑक्साइड ब्रिजिंग बनी हुई है वो होता है 4 कार्बन। एक मोनोमेरिक यूनिट का हमेशा एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, तो इसको इसके नोमेनक्लेचर में शो नहीं किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर में शो करते हैं 4 ऑक्सो अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोसिल। पाइरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में है। दोनों के दोनों जो मोनोमेरिक यूनिट है वो पाइरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में 6 मेंबर साइकिल के रूप में है। तो यहाँ पर यूज करते हैं पाइरेनोसिल अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। ये होता है इसका केमिकल नेम। ये होता है केमिकल नेम माल्टोज का। दोनों के दोनों जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के रूप में है। तो ये रही बात इसके स्ट्रक्चर की। इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो माल्टोज है, प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ये जो माल्टोज है इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज किया जाता है हाइड्रोलिसिस, जो कि होता है माल्टेज। इस माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अपने मोनोमेरिक यूनिट में कन्वर्ट होता है, मतलब जिस मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है उसी मोनोमेरिक यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमको मिलते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ये हमको मिलता है एज अ प्रोडक्ट के रूप में हमको ये मिलता है। तो ये होता है इसके हाइड्रोलिसिस के केस में। इसकी एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर ये जो माल्टोज होता है, माल्टोज जो होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेंट रिएजेंट के साथ में, तो यहां पर इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन नहीं होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को ये रिड्यूस करता है, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? पिछले क्लास में जैसे सुक्रोज के केस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। कारण ये होता है क्योंकि दोनों के दोनों मोनोमेरिक यूनिट का जो हेमी एसिटल पार्ट होता है वो लिंकेज में पार्टिसिपेट करता है।
ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 ये पार्टिसिपेट करता था। लेकिन माल्टोज के केस में क्या है, यहाँ पास एक मोनोमेरिक यूनिट का तो कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करता है, लेकिन दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 अभी भी फ्री है, उसमें पार्टिसिपेट किया है कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 1 फ्री होने के कारण ये हेमी एसिटल फॉर्म जो है अभी भी फ्री है। इस कारण से ये कन्वर्ट हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके इस प्रकार से शो करूं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस प्रकार से अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में, और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में। मतलब यहाँ पर ये हेमी एसिटल फॉर्म में होने के कारण CHO ग्रुप रिलीज करता है। CHO ग्रुप अगर रिलीज किया, ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और ये जो टॉलरेंट रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यही होता है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये होती है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि माल्टोज जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट रिएजेंट के साथ में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ ये जो माल्टोज होता है वो और रिएक्शन कर सकता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, फेनिल हाइड्रेजिन के साथ में, ठीक है, इसके साथ में भी ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन पॉसिबल। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में ऑक्सीजन बनाता है और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में फेनिल हाइड्रोजन बनाता है, ये फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्शन देता है। इससे पहले का जो केस था सुक्रोज के केस में, ये इसके साथ में भी रिएक्शन नहीं देता था। तो ये रही बात कुछ माल्टोज की। इसी कड़ी में एक और आगे बढ़ते हैं डाइसैकेराइड में, जो कि होता है लैक्टोज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज की अगर बात करें तो ये जो लैक्टोज है वो हमको दूध में मिलता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उसके दूध में भार के अनुसार लगभग 5% लैक्टोज होता है। उसी दूध से इसका एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। दूध से जो मिलने वाला छाछ होता है, वेज होता है, उसी से इस लैक्टोज को वाष्पीकृत करके या फिर इसका वेपराइजेशन करके प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रॉपर्टीज लगभग माल्टोज की होती है वही लगभग होती है लैक्टोज की भी। जिस प्रकार से माल्टोज का यूज करते थे होम्योपैथिक और बायोकेमिकल ड्रग्स को बनाने के लिए मीडियम के रूप में, सिल्वर मिरर बनाने के लिए, इसके साथ साथ बियर के टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, वही सारी प्रॉपर्टी लैक्टोज के लिए है। लेकिन लैक्टोज के लिए एक मेन प्रॉपर्टी, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जब कभी भी एलोपैथिक दवाइयाँ, टैबलेट और कैप्सूल बनाया जाता है, इसमें एक ये बाइंडर के रूप में काम करता है। बाइंडर का मतलब ये होता है कि उसके जो ग्रैन्युल्स होते हैं, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको बांध के रखता है। तो इस प्रकार से ये बाइंडर के रूप में भी काम आता है। ये जो लैक्टोज है इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये जो लैक्टोज है इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर मिलता है दो मोनोमेरिक यूनिट C6H12O6 और C6H12O6, जिसमें से एक जो होता है वो होता है गैलेक्टोज मोनोमेरिक यूनिट और दूसरा जो होता है वो होता है ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट। इसमें गैलेक्टोज जो होता है वो बीटा डी फॉर्म में होता है, मतलब बीटा डी गैलेक्टोज हमको मिलता है। ठीक उसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज हमको मिलता है दूसरा मोनोमेरिक यूनिट के रूप में। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो बीटा फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लैक्टोज होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद हमको वही मोनोमेरिक यूनिट फिर से वापस मिल जाता है। तो इसी के आधार पर हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर सकते हैं। अगर हम देखें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को, तो मैं ड्रॉ करता हूं।
पिछले माल्टोज में हमने ड्रॉ किया था अल्फा डी ग्लूकोज को, उसी के आधार पर मैं ड्रॉ करता हूँ बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH HHOH। कार्बन नंबर 1 पे जो माल्टोज के केस में कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो CH2OH के अगेंस्ट था, अलग अलग प्लेन में था। तो यहाँ पर ये अगर सेम प्लेन में है तो ये होता है बीटा। बीटा के केस में यहाँ पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लास्ट असिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ CH2OH जो रहता है वो एक ही सरफेस में होता है, एक ही प्लेन में होता है, तो ये कहलाता है बीटा। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये है बीटा डी ग्लूकोज। इसी के आधार पर यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं बीटा डी गैलेक्टोज को, CH2OH HOH HHOH H और ये OH। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लास्ट असिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो CH2OH है वो है एक ही सरफेस में, ये भी है बीटा फॉर्म। लेकिन यहाँ पर मैंने कार्बन नंबर 4 पे ये जो दो ग्रुप है इसको मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है वो कार्बन नंबर 4 पे एपीमर होता है। एपीमर कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो कोरिलेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन नंबर 4 पे बीटा डी ग्लूकोज में वो होता है अपोजिट। कहने का मतलब OH जो रहेगा वो CH2OH की तरफ रहेगा और H जो रहेगा वो दूसरे कार्बन के H की तरफ रहेगा, मतलब उसके विपरीत दिशा में। तो ये होता है क्या, बीटा डी गैलेक्टोज, ये होता है बीटा डी गैलेक्टोज। इन्हीं दोनों मोनोमेरिक यूनिट का आपस में कॉम्बिनेशन होता है और एक मोनोमेरिक यूनिट मतलब गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो पार्टिसिपेट करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी होता है 1,4 लिंकेज। कार्बन नंबर 1 एक मोनोमेरिक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट करता है दूसरे मोनोमेरिक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज का। कार्बन नंबर 1 बीटा डी गैलेक्टोज, कार्बन नंबर 4 बीटा डी ग्लूकोज। आपस में ये मिलते हैं, एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा। आपस में मिलते हैं, एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल और हमको मिल जाता है एक डाइसैकेराइड जो कि कहलाता है लैक्टोज। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, ये भी हम यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये स्ट्रक्चर इसी में ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग अलग बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। तो ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो होता है लैक्टोज का, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसी के आधार पर हम इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दोनों के दोनों मोनोमेरिक यूनिट में, ये जो दोनों मोनोमेरिक यूनिट है वो बीटा फॉर्म में, तो यहाँ पर लिंकेज जो है वो क्या है 1,4 है, तो उसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं 4-ऑक्सो। ये जो ऑक्सो है वो ऑक्सोप्रेजिन या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को शो करता है जो कि दूसरे मोनोमेरिक यूनिट के कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। पहले मोनोमेरिक यूनिट का हमेशा होगा कार्बन नंबर 1 मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल, कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन, देन 4-ऑक्सो बीटा डी। अब ये क्या है गैलेक्टोज और कौन से फॉर्म में है पाइरेनोज, बीटा डी गैलेक्टो पाइरेनोसिल बीटा डी। अब दूसरा जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है ग्लूकोज और ये भी है पाइरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में, ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज, ये होता है इसका केमिकल नाम। तो दोस्तों ये रहा इसका केमिकल नाम। तो ये रही बात लैक्टोज के स्ट्रक्चर की। इसके बाद देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि पिछले माल्टोज के केस में हमने देखा था कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में भी ये रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हेमिएसिटल, एक मोनोमेरिक यूनिट का हेमिएसिटल जो पार्ट होता है वो फ्री होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप को जनरेट करने के लिए, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप
रहता है, बाकी फेनिल सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट, हाइड्रोक्सिलेमिन और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। मतलब वो फ्री होने के कारण ही वो उसके साथ में रिएक्शन शो करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पास भी ये जो ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, इसका ये जो एरोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अभी भी फ्री है, हेमीएसिटल फॉर्म में ही है, जो कि जनरेट कर सकता है CHO या फिर एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि दूसरे जो रिएजेंट रहेंगे फेनिल सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट, हाइड्रोक्सिलेमिन और फेनिल हाइड्रोजन, इन सभी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है। देन एक है इसका हाइड्रोलिसिस। जब कभी भी इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जिन दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है, उन्हीं दोनों मोनोमेरिक यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन्हीं दोनों मोनोमेरिक यूनिट से ये मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कभी भी इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए। H2O तो यूज करेंगे ही, इसके साथ साथ एक लैक्टेज एंजाइम यूज करते हैं और इसके अलावा एक इमल्सिन एंजाइम भी यूज किया जाता है। ये स्पेसिफिक होता है बीटा बॉन्ड क्लीवेज के लिए। बीटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है इमल्सिन, इसका भी यूज किया जाता है। जब कभी भी इन एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमको देता है बीटा डी, एक तो मिलेगा गैलेक्टोज और दूसरा मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट हमको देखने में मिलता है। तो दोस्तों ये रही बात डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड में जो 3 एग्जांपल्स थे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में फिलहाल यही था। इससे संबंधित जो अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड का, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डाइसैकेराइड के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।